नमस्कार। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पीछे हमारे देश में कितने बड़े बड़े खेल किए गए, वो सब कुछ उजागर हो गया है, वो सब कुछ सामने आ गया है। जब कंपनी द्वारा दिए गए चंदे की तारीखों का, ईडी की छापेमारी की तारीखों का, मोदी से उद्योगपति की मुलाकातों की तारीखों का अध्ययन किया गया तो बहुत बड़ा स्कैम निकल करके सामने आ रहा है। किसी चंदा देने के कुछ बाद किसी उद्योगपति को सारे ठेके मिल गए, किसी उद्योगपति ने चंदा देने के बाद किसी उद्योगपति के बेटे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसी बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं और तारीखें ये बता रही हैं कि कोरोना का इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी ने, सीरम कंपनी ने पहले चंदा दिया, फिर मोदी से मुलाकात करी और फिर भारत की सरकारी कंपनी को किनारे लगा करके खुद वैक्सीन बनाने का टेंडर ले लिया। देखिए, इस सूची के आने के बाद बहुत बड़े बड़े खुलासे हो गए हैं और सबसे बड़ी बात कि देश में हुए बड़े बड़े कारनामे खुलकर सामने आ गए हैं। आज इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार सर हैं। प्रेम कुमार सर, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? प्रज्ञा जी, जिसका डर था वो डर सही साबित हुआ है और लोग ये कह रहे थे कि देश में इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके बाद से बहुत बड़ा फर्क पैदा हो गया। केवल एक ही पार्टी को जो सत्ता में है उसको चंदा मिल रहे हैं और बाकी को नहीं मिल रहे हैं। ये जो फर्क पैदा हुआ, इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, एक जगह एक जो थोड़ा नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष वाला जो तर्क था वो दे रहे थे, एक सज्जन वो कह रहे थे, बड़े विद्वान पैनलिस्ट थे, वो कह रहे थे कि ऐसा इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया पारदर्शिता के लिए आया, जो चंदा देंगे उनका नाम छिपा रहना चाहिए, क्योंकि जो कभी अगर विपक्ष सत्ता में आता है तो वो बदला ले सकता है, इसीलिए नाम चंदा जो है देने वाले का छुपा रहना चाहिए। कितना अद्भुत बात कह रहे हैं कि जो विपक्ष में है वो कल से सत्ता में आएगा तो बदला ले सकता है, लेकिन आज जो सत्ता पक्ष में है वो सरेआम बदला ले रहा है, उसके बारे में पूरी तरीके से मौन है। अब ये बात साबित हो गई है कि सत्ता पक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा ले रहा था और जिससे चंदा ले रहा था उसको धंधा दे रहा था और बिल्कुल। चंदा लेकर धंधा देने का खेल चल रहा था। इसमें कई तरह के मामले हैं। ऐसा भी प्रेम है कि कुमार सर, प्रेम कुमार सर, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। कल जिस तरीके से सूची आई, सूची में हम लगातार नंबर्स देख रहे थे, करोड़ 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 करोड़। सबसे ज्यादा चंदा जिस पार्टी को मिला वो भारतीय जनता पार्टी है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जिन्होंने चंदे दिए हैं उनको किसी ना किसी तरह का फायदा मिला, या तो उनके बेटे भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं या तो उनको ठेके पट्टे मिल रहे हैं। ये तो हमारे देश की जनता के साथ धोखा है सर। आंखों में धूल नहीं झोंकी जा रही है, जनता को पकड़ के धूल में फेंक दिया जा रहा है। ये देश के साथ विश्वासघात है, जनता के साथ विश्वासघात है, जनमत का निरादर है, लोकतंत्र को पैरों तले रौंदना है। और पूरे जो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, ये संसद से पारित व्यवस्था के तहत ये लाया गया था स्कीम, और इसको कहा गया था कि ये बहुत बदलावकारी होगा। बहुत पहले दिन से इस पर शंका थी, लेकिन बहुत अफसोस की बात की सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनने में देरी लगा दी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको समय पर सुना होता तो देश में इतने बड़े पैमाने पर जो ये चंदाखोरी और धंधा देने का काम हुआ है, ये बहुत पहले रुक गया होता। स्टेट के इलेक्शंस में बड़े 2 इलेक्शंस आए हैं, 2019 का इलेक्शन और ये 2024 का इलेक्शन जो होने जा रहा है, 2 इलेक्शंस इसके बीच आ गए। तो आप तो बल्कि जो आंकड़े मिसिंग आंकड़े और भी बड़ा सवाल पैदा करते हैं। वो आंकड़े कब के मिसिंग है? 2018 से 2019 अप्रैल मई तक। अप्रैल मतलब समझ रहे, मई में तो सरकार बन गई थी, वो चुनाव का दौर था, तो चुनाव से ठीक पहले। और उस समय ये भी फैक्ट है कि जो चंदा दिया गया उसमें 95% चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड का उस पीरियड में एक पार्टी को मिला था, वो थी भारतीय जनता पार्टी। तो 95% चंदा जो उस दौर में दिया गया उसका डेटा मिसिंग है। तो वो डेटा कौन लोग थे जो 2019 में नरेंद्र मोदी जी के इस पार्टी को चंदा दे रहे थे और उसके बदले उनको सत्ता में आने के बाद क्या धंधा मिला? ये बहुत बड़ा इंटरलिंक है। और जो अमाउंट आप बता रही ना कि करोड़ों करोड़ और सैकड़ों करोड़, ये तो मिला के कुछ हजार करोड़ है, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़ इस हिसाब से है। लेकिन या पूरा अमाउंट देखें तो 11,000 साढ़े 11,000 करोड़ है। लेकिन ये दिखने वाला अमाउंट है,
इसके पीठ पीछे जो चंदा हुआ है, जो लेन देन हुआ है, जो वो तो दिख ही नहीं रहा है। जो शेल हम्म। कंपनियों के माध्यम से चीजें हुई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई, जो बता रही थी, अब ये बता रहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी सच थी। नहीं तो ये जब अपने देश में खुलेआम लिया जा रहा है चंदा, ये सच है, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी सच थी। ऐसा नहीं है कि विदेश की हम्म। पत्रकार, विदेश के लोग अगर कुछ बताएं तो वो गलत हो जाता है, और खैर वो अलग मामला होगा। लेकिन ये समझिए, ये पूरे देश की जनता के साथ विश्वासघात है। आप देखिए ना, केस टू केस देखिए। एक मदन लाल नाम का लिमिटेड नाम से कंपनी है, उसका 10 हम्म। करोड़ का नेटवर्थ है, 2000, बिल्कुल 10 सर, करोड़, और ऐसी कई 180 कंपनियां करोड़ हैं। चंदा दे रहा है। यही तो बता सर रहे सवाल हैं, है कि ऐसी कई कंपनियां हैं जिनकी आमदनी 500 करोड़ है, हजारों करोड़ों का चंदा दे रही हैं। ये क्या हो रहा इसका है? मतलब है, ये तथ्य बताता है कि शेल कंपनियां इसमें इंक्लूड हैं, शेल कंपनीज इसमें शामिल हैं। यानी काला धन का हेरा फेरी हो रहा है, तभी, नहीं तो ये संभव ही नहीं है। हमारी हम्म। औकात 10 रुपए की है, तो हम 200 रुपए किसी को कैसे दे सकते हैं, 250, 250 कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल और सही आप बात पूरा उसी को दे दे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? ये सवाल है। ये उदाहरण ऐसे बने हैं जो ये साफ साफ बहुत बड़े जेपीसी की मांग, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग को डिमांड करती है। ये किसी न्यायालय और किसी नौकरशाह से, किसी एक जस्टिस से जांच होने वाला मामला नहीं है। सारे दल के लोग, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इसकी जांच होनी चाहिए, तब ये सच सामने आएगा, अन्यथा ये सच सामने नहीं आएगा। और इस सच को सामने, अभी जो आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकारा और कहा कि यूनिक सोमवार नंबर के तक लिए। वो यूनिक नंबर ला के दीजिए। वो यूनिक नंबर क्या है? क्यों नहीं दे रहे सर यूनिक नंबर? हाँ, मैं एक बात और जानना जी चाहूंगी, दर्शकों को जी, समझाइए वो यूनिक नंबर क्या है सर? क्या वो कोड होता है जिसकी वजह से और भी जानकारियां खुलकर सामने आएंगी? वो यूनिक नंबर जो किसी भी इलेक्टोरल बॉन्ड में होता है, उसको लाइट में जब रोशनी में देखा जाता है तो उसमें हम्म। सब कुछ क्लियर हो जाता है कि किसने कौन चंदा दे रहा है और किसके लिए दिया जा रहा है, सब उसमें आ जाता है यूनिक नंबर से। तो यूनिक नंबर का ये है, वो जहां दीजिएगा लाइट में सब कुछ दिख जाएगा, उसी बॉन्ड में दिख जाएगा, ये है। तो यूनिक नंबर क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं बताया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं हमने एक बार फैसला दे दिया, वो कॉम्प्रिहेंसिव फैसला था, तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ? जबकि एफिडेविट में एसबीआई ने कहा था कि ये सारे आंकड़े हैं और वो अलग अलग हिस्सों में हैं, बताने के बावजूद नहीं दिया गया। यहाँ एक थोड़ा ठहर करके सवाल उठता है कि एसबीआई का क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि वो आंकड़े नहीं दे? एसबीआई का तो कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। ये इंटरेस्ट जिसका हो सकता है उसके लिए एसबीआई काम कर रही है। वो कौन लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है आंकड़े छिपाने में, जिसके लिए एसबीआई काम कर रही है? ये बड़ा सवाल है। आज बिल्कुल सुप्रीम सही बात कोर्ट है। ने ये जो बात कही है, अब सोमवार को हम सबकी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ थोड़ा भी अगर चुप लगा जाए तो ये मामला सामने नहीं आएगा। और यही चाह रहे हैं, क्योंकि सारी संस्थानों को तो ये इधर उधर कर चुके हैं भाई, जांच एजेंसियों को रंगदार बना चुके हैं, उनसे रंगदारी कराते हैं, उनके पहले धावा बुलवाते हैं, रेड कराते हैं, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं और फिर मामला वापस कर देते हैं। तो हमारी सही बात जांच है। एजेंसियों की साख कहाँ रह गई? कौन लोकतंत्र को बचाएगा? ये जांच एजेंसियां क्या है? भ्रष्टाचार रोकने के लिए है कि भ्रष्टाचार करने के लिए है? तो सर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार से एक करने बात के और लिए, याद आई, सीरम कंपनी वाले ने मोदी जी के साथ फोटो खिंचाने के बाद हजारों करोड़ों का दान किया है। तो मतलब क्या जो कोविड की वैक्सीन थी या फिर जो टीका था, ये सब क्या क्या टेंडर मिल गया था क्या उनको टीका बनाने के लिए? सब पैसे का देखिए खेल चल उस रहा था क्या उस वक्त, जिस वक्त पर लोग मरे जा रहे थे, जिस वक्त इतनी बुरी हालत थी हमारे देश में? थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी के पोस्टर्स लग गए थे हमारे देश में। देखिए, पहले कोविड के दौर और दूसरे कोविड के दौर के बीच याद कीजिए। मैं थोड़ा सा स्मरण कराना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम दुनिया को चंगा कर देंगे, और हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया। इस बीच में दूसरा कोविड आ गया और इतना बुरा आया कि हम ऑक्सीजन के लिए भी तरसने लग गए और दुनिया सर हमारी मदद करने लगी। 52 करोड़ सीरम तो कंपनी वाले ने दिए हैं। मोदी जी के साथ फोटो भी है उनकी। और कुछ ही समय के इसी बाद, एक दो दिन के बाद चंदा दिया गया 52 करोड़ का। इसी दौर में, जबकि पहला दौर का जब कोरोना आया था तो दुनिया की कंपनियां रिसर्च कर रही थी कि कोविड का वैक्सीन बनाए, हमारे देश में कोई चिंता नहीं की गई।
जब खतरा सर पे सही आया बात है। तो यही लेन देन हुआ जो आप बता रही हैं। जो कंपनी सामने आई, जिसने पैसा दिया उसको टेंडर दिया और उससे दवाएं ली गई, ये सारा घोटाला भी दिख रहा है। यानी जिस हम उसी को काम देंगे जो हमको चंदा देगा, जो हमको चंदा देगा हम उसको धंधा देंगे। ये बहुत बड़ा खुलासा है। हर एक खुलासा अपने आप में बड़ा है, हर एक केस सर बड़ा एक है। और बात है, 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर ग्रुप गेमिंग वाले के यहाँ पर ईडी का छापा पड़ता है। 7 अप्रैल को 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं। ईडी के छापे से ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स बचा सकते हैं क्या? यही खेल चल रहा है हमारे देश में। बिल्कुल, ये उदाहरण लगातार है गेमिंग का देख ही फ्यूचर रहे हैं। गेमिंग, हाँ। फ्यूचर गेमिंग जो हम्म। कंपनी है, और इसके अलावा वो जो जो इसके मालिक हैं वो भी बीजेपी से उनके बेटे हैं, उसमें बेटे शामिल ज्वाइन कर लिए, हाँ। ज्वाइन कर लिए। ये सारी चीज राजनीति में कोई जा सकता है, लेकिन इसका इंटर कनेक्शन कारोबारी है, लेन देन का है, सरकारी शक्तियों का इस्तेमाल किसी को हाँ। फायदा पहुंचाने का है। इस पर हम बात कर रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि कोई बीजेपी में है या कोई कहाँ है। तो इसमें लेकिन हम सर ईडी का छापा पड़ता है, ईडी का छापा पड़ता है, उसके बाद दान मिलता है। ईडी का छापे का क्या हुआ फिर? फिर वो छापे, वो समन वापस हो जाते हैं, फिर जाती ही नहीं है कम ईडी छापा मारने के लिए। यहाँ तक कि देखिए वो जो तो आप मतलब उदाहरण दे रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है प्रेम कुमार सर, ईडी से बचाने का एक जरिया है। तो ये उदाहरण यही कह रहा है कि 470 करोड़ संपत्ति जब्त कर ली जाती है। उसके बाद फिर 2000 से ज्यादा करोड़ आप इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, वो एडवोकेट प्राचा जी ने एक सवाल उठाया है ट्वीट करके कि जब कोई संपत्ति जिसकी जब्त हो गई उससे अगर बीजेपी ने चंदा लिया, अगर चंदा लिया इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि जब तक वो आंकड़े नहीं आएंगे, वो कोड नहीं आएगा, तब तक हम अनऑफिशियल ही बोलते पाए जाएंगे ना कि इनका संबंध है। ऑफिशियल संबंध तो उस कोड से पता चलेगा जब पता चल जाएगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया गया और इसको चंदा दिया गया। तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसका फायदा अगर बीजेपी को मिला तब तो बीजेपी की भी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। यह सवाल है। बीजेपी की संपत्ति जब्त होनी, अगर ये सारे मामले प्रूव होते हैं तो बीजेपी की संपत्ति जब्त होनी चाहिए, ईडी जांच करे और तुरंत जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उसको गिरफ्तार करके जेल भेजे, और तब उनको ईडी का जो क्लॉज है कि वो साबित करे कि वो इनोसेंट है, और तब तक वो जेल से बाहर न निकले जब तक कि वो साबित न कर दे कि हम इनोसेंट हैं। पूरी बीजेपी पर बैन लगाने का भी प्रश्न उठता है। क्यों ऐसी पार्टी जो कि जिसकी संपत्ति सरकार की एजेंसियां सीज कर रही हो उससे इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिल रहा है और इसके बाद में उसका फायदा उसको दिया जा रहा है, उसके केसेस ढीले किए जा रहे हैं। ये संबंध जो स्थापित हो रहा है खतरनाक संबंध है, देश के साथ विश्वासघात है, और इतना बड़ा फ्रॉड, इतनी बड़ी धोखाधड़ी सर देश में देश को बेच दिया गया है। लूट डकैती का गोरख धंधा चल रहा था क्या? ये तो आप समझ में आ रहा है। भला वो सीजीआई का जो देर से सही कम से कम फैसला लिया, कम से कम देश के सामने ये आंकड़े सर सामने तो आए। इतना पैसा है, देखिए इतना पैसा। मैं तो कहता हूं कि लूट और धोखा शब्द छोटे पड़ गए हैं। इनके करनी को कोई बड़ा नाम देने की जरूरत है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। दुनिया में किसी सरकार ने सत्ता की एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपने ही देश के कारोबारियों को ब्लैकमेल करके उससे चंदा लेने का काम, पैसा लेने का काम किया हो, ऐसा दुनिया में एग्जाम्पल नहीं मिलता है। वो हिंदुस्तान की धरती पर हुआ है। देश की जनता के लिए ये जागने का वक्त है। अगर अभी नहीं जागे तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। फिर बोलने का भी, शायद बोलने की भी आजादी खत्म हो जाएगी कि आप तभी बोलेंगे जब इलेक्टोरल बॉन्ड से इनको चंदा दे देंगे, नहीं तो बोलना भी बंद हो जाएगा। प्रज्ञा मिश्रा शट अप, आप तभी बोलेंगे जब इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देंगे। वो भी दौर आ सकता है। बिल्कुल सही बात है सर। सर मैं जब ये पूरी लिस्ट देख रही थी कल, तो मेरे दिल में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, बड़ा मासूम सा सवाल है, लेकिन मैं आपसे पूछ लेना चाहती हूँ। सर ये जो चंदा, जो हजारों करोड़ों का चंदा मैं देख पा रही हूँ, इतना धन वर्षा जो हो रही है, सर अगर इतना पैसा पार्टियों को ना दे करके सरकारों को मिलता तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाता सर। इतना पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। देखिए, छोटी सी बात होती है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना, बोलती है सरकार पैसा नहीं है। एमएसपी सर, एमएसपी
एमएसपी देने के लिए सरकार कहती है पैसा नहीं है, और बहाने बनाती है कि इसमें लाखों करोड़ का खर्च है, सही बात जबकि है। इसका पूरा अध्ययन है 23,000 करोड़ रुपए का ही मात्र खर्च था, जिसको आज लोग 10 लाख करोड़ बता करके भरमा रहे हैं। तो कुछ हजार करोड़ दे करके आप एमएसपी का प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह को लागू कर सकते हैं। ये जो अग्निवीर थोपा जा रहा है, इस मजबूरी से उठ सकते हैं, सेना की भर्ती को रेगुलर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। ये कह रहे थे काला धन विदेश से लाएंगे, अरे विदेश से क्या लाएंगे, अपने धन, अपने देश में काला धन का अंबार खड़ा कर दिया आपने, और शेल कंपनियों को पनपने दिया। ये कहते रहे कि हमने विदेश से चंदा लेना बंद कर दिया है, एनजीओ पर लगा दिया है प्रतिबंध। ये सारे एक्शंस जो थे पूरे सिस्टम को कमांड में लेने के लिए थे। इन्होंने सारे सिस्टम को कमांड में लिया और उसके बाद पूरे चंदा पर, पूरे धंधा और चंदा दोनों पर कब्जा कर लिया। दो लोगों के लिए सरकार बनकर रह गई है। जी सर, हम देखते हैं कि ये लोग कितनी सफाई से दूसरों पर आरोप मढ़ देते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो पार्टी खड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस, फिर कांग्रेस, और ऐसे करके तमाम और भी पार्टियां हैं। लेकिन सबसे ऊपर नंबर टॉप पर भारतीय जनता पार्टी है, सबसे ज्यादा पैसा लेकर। जैसे मोदी जी कहते हैं कि हम तो झोला लेकर आए और वही झोला लेकर चल पड़ेंगे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ प्रेम कुमार सर, मोदी जी इतनी गारंटियां देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं मंचों से, इतने बड़े गोरख धंधे की कोई गारंटी नहीं है क्या? मुझसे एक बार तो बकुर फूटना चाहिए था, एक बार तो शब्द, माफ कीजिएगा ये उत्तर प्रदेश का शब्द है बकुर फूटना, मुंह से एक शब्द तो निकालना चाहिए था कि इतना ज्यादा बड़ा गोरख धंधा है। आप बीएसपी की अध्यक्ष है मायावती जी, आप उनको कहते हैं दौलत की बेटी है। बीजेपी के लोग ही कहते थे ना, कांग्रेस को कहते थे ये लोग तो लूट कर चले गए, देश का माल लूट लिया। ये क्या है सर? मोदी जी की गारंटी यहाँ पर काम नहीं आ रही क्या? जबान पेट में चली गई है। मोदी जी ने एक अलग किस्म की गारंटी दे दी है कि आपको 5 किलो राशन में जीजिए और बाकी सारा माल हम बटोरने दीजिए हमको। हम उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाएंगे, हम काला साम्राज्य पर कब्जा रखेंगे और आपको 5 किलो राशन हम देते रहेंगे, वोट हमको मिलते रहेगा। इस तरीके से वो चला रहे हैं। आप जो कह रही कि सबसे ज्यादा चंदा जिसको मिला और दूसरी पार्टियों को भी मिला, एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन लोग उठा रहे हैं कि चंदा तो सबको मिला, तो केवल सवाल बीजेपी से क्यों है, ये सवाल उठा रहे। इसका जवाब बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। इसका जवाब देखिए क्या है, वो कौन है जो तथ्य को छिपाने में लगे हुए हैं। क्या विपक्ष कोई कह रहा है कि तथ्य छिपाओ? विपक्ष कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई मत सामने लाओ। इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई को छिपाने का काम कौन कर रहा है, इसका जवाब नहीं छिपा है कि कौन दोषी है, क्योंकि ये पूरा गोरख धंधा हुआ है। और हम तो चाहते हैं अगर वास्तव में इस किस्म का काम कोई विपक्ष की भी सरकार स्टेट लेवल में की हो, मान लीजिए कि भूपेश बघेल की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां की भी सरकार अगर इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के किसी को सीबीआई से सीबीआई आईडी तो उसके हाथ में होता ही नहीं है, मान लीजिए कि कोई सीआईडी हो, भेज करके अगर का काम करे और बदले में चंदा ले, तो उनके साथ भी हम यही सलूक करेंगे। हम क्यों साथ देंगे? हम उनका साथ देने की ठेकेदारी बिल्कुल सही बात है। हम कोई भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से काम कर रहा है तो हम जनता के साथ खड़े हैं ना, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी बातें करते हैं। आज केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ है ईडी इलेक्टोरल बॉन्ड में, केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल केंद्रीय पार्टी ही कर सकती है, बीजेपी ही कर सकती है, कांग्रेस थोड़ी करेगी। तो हम कांग्रेस से बीजेपी से पूछेंगे, इसीलिए बीजेपी से पूछ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से क्यों पूछ रहे हैं? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी तथ्य छुपाना चाहती है, बीजेपी के पास सीबीआई है, आईटी है, ईडी है, और सबसे ज्यादा चंदा भी तो बीजेपी ने लिया है, सबसे ज्यादा चंदा भी उसको मिला है। सारे तथ्य सामने आ रहे हैं कि बॉन्ड लेने से पहले और बाद में किस तरह के संबंध दिखे, या तो बाद में चंदा मिला या पहले चंदा मिला, या तो केस वापस ले लिया गया या ईडी सीबीआई भेजी गई। ये सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। तो शेल कंपनियों का अस्तित्व सामने आ रहा है, औकात से ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियां सामने आ रही हैं। तो ये सवाल निश्चित रूप से बीजेपी से पूछे जाने लायक हैं, ये विपक्ष से पूछे जाने लायक सवाल नहीं है। अगर होंगे तो हम पूछेंगे।
सर मीडिया का रोल देख रहे हैं आप किस तरीके, ये मुझे लग रहा है इतिहास में पहली बार हुआ है। इतनी बड़ी घटना हो गया, इतना बड़ा गोरख धंधे का खुलासा हो गया, इतने बड़े घोटाले काले धन का खुलासा हो गया, लेकिन मीडिया में एक खबर भी नहीं। सब सीए पर बात कर रहे हैं कि सीए आने के बाद क्या फायदा हो जाएगा। सब बता रहे हैं 2 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया जी, मोदी जी के आशीर्वाद से 2 रुपए सस्ता हो गया पेट्रोल। बड़ी शर्म की बात है सर। आज तो मेरा तो मन कर रहा है टीवी फोड़ दूं। देखिए, इसको देखने का नजरिया भी हमें लोगों को बताना पड़ेगा। 2 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, लेकिन ये 2 रुपए कब तक हमसे ज्यादा लिया गया पर प्रति किलो, अरे चुनाव से पहले प्रति सस्ता लीटर, हुआ सर। प्रति लीटर 2 रुपए अब तक हमसे ज्यादा वसूला गया, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल सिचुएशन में कोई बदलाव आया नहीं, परिस्थितियां बदली नहीं, और आज आप दाम घटा रहे हैं, इसका मतलब हमसे 2 रुपए आप ज्यादा ले रहे थे। यह है इसका बिल्कुल सही, मतलब। वो सस्ता बिल्कुल नहीं सही कर बात रहे है। हैं, ये सबूत दे रहे हैं कि हम आपको लूट रहे थे। ये देखने का नजरिया हमको बदलना पड़ेगा और सबको दिखाना पड़ेगा ये सस्ता नहीं है, ये लूट का उदाहरण है। और आप मीडिया की बात कर रही हैं प्रज्ञा जी, हम तो कोई बहुत बड़ा मीडिया चैनल नहीं है, हम तो कोई सही नहीं, बात है। एक पत्रकार है, नौकरी छोड़ करके अभी कुछ महीनों से हम यूट्यूब पर कुछ कुछ करते हैं, जो बिल्कुल। जो बिगिनर करता है। हम, मेरा जैसा व्यक्ति भी पूरी रात सोया नहीं है, वो तथ्यों को समेटने में, देखने में, समझने में, परखने में लगा रहा। तो ये सही। मीडिया जो इतना बड़ा संस्थान है, वो क्यों नहीं सच को लेकर सामने आता है, वो क्यों सोया हुआ है, ये बड़ा सवाल है। वो दूसरे विषयों पर ध्यान दे रहा है, दूसरे विषय भी हैं, लेकिन इससे बड़ा विषय आज कोई नहीं है कि देश में घोटाले का पर्दाफाश हुआ। जो काम मीडिया का होना चाहिए था, वो काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट तो आईना दिखा रहा है, बता रहा है। आपको तथ्य इतने दे देने चाहिए थे मीडिया को, आज जो तथ्य आए हैं उसका इतना विश्लेषण रख देना चाहिए था मीडिया को कि किसी को बताने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती, और तुरंत पूरा देश उठ खड़ा होता है कि ये करप्शन में लीन सरकार है। लेकिन सर हम लोगों अपनी के पास भूमिका तो नहीं निभा रही इतने है। सोर्सेज नहीं है सर, इतने सोर्सेज नहीं है ये, लेकिन तमाम बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं सर, इनके पास इतने सोर्सेज होते हैं। अगर ये एक एक कंपनी का भी पता लगाते तो सबके धागे खुल जाते, लेकिन ये सच नहीं दिखाना चाहते, इनका काम सच छुपाना है। प्रेम कुमार सर, आपको क्या लगता है 2024 पर क्या असर पड़ेगा? 2024 का चुनाव आने ही वाला है, अब ये बताइए कि क्या असर पड़ेगा 24 में। देखिए, ये जब कोई खबर अच्छी या बुरी होती है, जो भी जनता से सरोकार की होती है, तो उसको कोई दबा नहीं सकता। अगर कोई ये कहता है कि विपक्ष कमजोर है इसलिए ये बात जनता तक जाएगी नहीं, या इलेक्टोरल बॉन्ड जनता को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आएगा इलेक्टोरल बॉन्ड समझ में। लेकिन करप्शन हुआ है, गलत हुआ है, हमारा पैसा लूट लिया है, ये बात जनता को सीधे समझ में आती है। जितना मुश्किल है समझाना कोई बात, उतना ही मुश्किल ये बात अगर बैठ जाए तो दिमाग से निकालना भी होगा। अगर क्योंकि सर हमारे देश में सरकारें गिरी हैं, देश के लोगों ने गुस्सा दिखाया है इस तरह के घोटालों पर। हमने देखा है सरकारें गिरते हुई, हमने देखा है कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश होता है जब कोई घोटाले सामने आते हैं। लेकिन क्या अब इस अमृत काल में भी, आज जब सब कुछ पैसे से ही हो रहा है, सब कुछ बिका बिका सा नजर आता है हर तरफ, आपको लगता है कि देश की जनता को फर्क पड़ेगा? देश के लोगों को इससे फर्क पड़ता है कि आप अगर एक पार्ले जी बिस्किट या कोई 5 रुपए की टॉफी भी खरीद कर लाते हैं तो उस पर भी आप टैक्स देते हैं, लेकिन इन चंदों पर तो कोई टैक्स नहीं है। ये तो काला धन है, असंवैधानिक कह दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को तो सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल, आज कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सीज कर दिया गया है। भाई अकाउंट तो सीज होना चाहिए, उनका जो इस काले धंधे से पैसा जिसको ज्यादा मिला है उसका अकाउंट सीज होगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट जिसको असंवैधानिक बोल दिया है उसका अकाउंट सीज होगा। लेकिन यहाँ विपक्ष को, खास करके कांग्रेस को टारगेट करके उसके अकाउंट सीज कर लिए गए, ये बहुत ही गलत है। पार्टी लाइन से हट करके हर आदमी को इसका विरोध करना चाहिए कि आप एक पार्टी का अकाउंट कैसे सीज कर सकते हैं इलेक्शन से पहले। ये इलेक्शन जीतने का कोई ये हथकंडा है। तो आपका जो प्रश्न है कि जनता में क्या होगा, देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर हैं, अलग अलग परीक्षाओं में फंसे हुए, नौकरियों की तलाश में 80 लाख लोग हैं। 80 लाख से जुड़े हुए 5-5 आदमी भी जोड़िए तो 4 करोड़ लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं। उनके बीच में जब ये खबर पहुंचेगी तो क्या उनका गुस्सा ठंडा रहेगा? एक तरफ उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं है आपके पास, नौकरी का वैकेंसी निकाल के रद्द कर रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ में आप हजारों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं।
ये ये रोंगटे खड़ा कर देने वाला घोटाला है, और जो जितना पीड़ित है उसको उतनी उतनी ज्यादा शिद्दत से इस घोटाले का एहसास होगा, ये हम कहना चाहते हैं। सर, लोग ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पीएम केयर फंड पर भी कोई खुलासा जरूर करना चाहिए, लिस्ट मांगनी चाहिए, सूची मांगनी चाहिए कि किसने कितना चंदा दिया। पीएम केयर फंड निश्चित रूप से अदालत में गया था, पता नहीं, मुझे तो आश्चर्य होता है कि कैसे ऐसा कोई फंड बन सकता है। पीएम के नाम पर कोई व्यक्तिगत फंड कैसे हो सकता है? अगर व्यक्तिगत फंड होगा तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर होगा, पीएम के नाम पर कैसे होगा? एड्रेस पीएम का कैसे होगा? इसमें सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों काट ली गई, अपने आप से दी गई? एम्स के बिल्कुल। स्टाफ विरोध कर रहे थे कि हमसे पूछे बगैर हमारा चंदा हमसे ले लिया गया, तो बाद में उनको समझाया गया नहीं कि देश के लिए है, कोरोना के लिए है। आज वो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे सार्वजनिक कंपनियां हैं, उनके स्टाफ के पेमेंट, एक दिन की सैलरी काट ली गई, पीएम केयर फंड में दे दिया गया, और आज आप कहते हैं कि ये प्राइवेट फंड है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? और पीएम फंड में बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ, आखिर ये इसका ओनर्स जिसके पास है वो चाहता क्या है? वो क्यों देश से चंदा लेगा इतना बेहिसाब? वो कौन सा सार्वजनिक काम कर रहा है, क्या कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए। जनता को ये जानने का हक है कि हमसे बेवजह, हमसे बिना पूछे हमारी सैलरी हमारी काट ली गई और पीएम केयर फंड में डाल दिया गया, तो ये सरकारी फंड है और इसका हमको जानना चाहिए। ये निजी फंड है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। प्रेम कुमार सर, आखिरी सवाल है, मैं जानती हूँ आज मैंने आपका बहुत समय ले लिया, आपको कहीं जाना था। आखिरी सवाल, प्रेम कुमार सर, आपको क्या लगता है अब होना क्या चाहिए? जब ये खुलासे हो गए हैं कि सबसे ज्यादा चंदा भाजपा ने लिया, फला करोड़, किसी कंपनी की आमदनी ही 500 करोड़ है, वो हजारों करोड़ों का चंदा दे रही है, तो अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, तथ्य को सबूत के साथ लिंक करना एक बड़ा काम है। जो बात हम कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड देने के एवज में कुछ लेन देन हुआ है, तो इसको कैसे नहीं होगा? इसको एक कानूनन एक जांच एजेंसी होगी जो इसको एक दूसरे से लिंक करके बताएगी कि हाँ ऐसा हुआ है। तो ऐसा हुआ है तो चंदा लेने वाला और चंदा देने वाला दोनों कानून के प्रति उनके का उत्तरदायित्व तो होगा, और दोनों को सजा मिलेगी कानून के हिसाब से। तो अभी यही बनता है, गैर राजनीतिक रूप से ये कि इसकी बड़ी जांच हो, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच हो, या कम से कम, चूंकि अभी चुनाव होने वाले हैं तो हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के इसमें जांच हो, और जांच से ये लिंक बने, और जो भी अगर कोई पार्टी दोषी है तो पार्टी की मान्यता खत्म होनी चाहिए। ऐसी पार्टी नहीं रह सकती देश में जो इस तरीके से पूरी सरकार को रंगदारी वसूलने में लगा दे। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये उस हद तक जाना पड़ेगा। ये छोटा मोटा मामला नहीं है, बड़ी जांच की जरूरत है। उसके बाद इसका राजनीतिक पॉलिटिकल जो इम्प्लीकेशंस, अभी दूसरा पक्ष है वो ये कि चुनाव नजदीक है, तो जनता के बीच मुद्दे को जितना स्पष्ट तरीके से जाना चाहिए, विपक्ष को बड़ा मुद्दा बना के लाना चाहिए कि नहीं चाहिए भ्रष्टाचार, भ्रष्ट सरकार, हमें भ्रष्ट सरकार नहीं चाहिए, हम भ्रष्टाचार सरकार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस नारे के साथ में जनता के बीच में जाना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, आज आपने समय दिया। तो किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पीछे ये बड़े बड़े खेल हो रहे थे, हमारे देश में किस तरीके से देश की जनता के साथ धोखा किया जा रहा था, आज इसी पर बात कर रहे थे। और आज दिन भर आपको उल्टा चश्मा यूसी पर एक एक एनालिसिस मिलेगा, बस आपको करना इतना है कि जुड़े रहना है हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई चर्चा में आपके साथ।